प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, मैं रविंद्र सर भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी में आपका पुनः इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और रोज़ाना की तरह, प्रतिदिन की तरह आपको फिर नया एक वीडियो लाए हैं। और इस भारतीय इतिहास के टॉपिक में जो हमने कल पढ़ाया था पिछले वीडियो में, वो भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ाया था कि ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक क्षेत्र क्या था। भौगोलिक क्षेत्र के बारे में प्रश्न आते हैं, उन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। अब कहते हैं चलो, उनका क्षेत्र था कि ऋग्वैदिक काल में सप्त सैंधव क्षेत्र था और इस प्रकार सदा नीरा अर्थात गंगा यमुना क्षेत्र तक ये पहुंच गए। अब राजनीति कैसे की, अब राजनीति कैसे चालू हुई, अर्थात जनतंत्र से राजतंत्र कैसे आए, राजा कैसे बने, राजा स्थायी अस्थायी, उसकी बात पढ़ेंगे। तो आज हम जो इन ऋग्वैदिक काल का जो अंतर होगा वह राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था जो टॉपिक आती है उसको लेंगे, ठीक है। जैसे ये उसी तरह जैसे हमने कल सारणी बनाई थी उसी तरह हमें सारणी एक बनानी है। और जैसे यहाँ क्रम संख्या लिखी थी, यहाँ क्रम संख्या लिखना है। यहाँ आप लिख सकते हो नया टॉपिक है। जैसे कल हमने बात की भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, भौगोलिक विस्तार के बारे में। आज बात करेंगे राजनैतिक कह सकते हैं व प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक जीवन। किताबों में क्या है, सिलेबस में प्रशासनिक जीवन लिख रखा है। तो किनका, ऋग्वैदिक काल के आर्यों का। तो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे उनका प्रशासनिक जीवन कैसा था वो पढ़ना है। फिर आर्यों का जो उत्तर वैदिक काल के आर्य थे उनका प्रशासनिक जीवन कैसा, उत्तर वैदिक काल, अर्थात ये अपना प्रशासन कैसे चलाते थे, अपनी राजनीति, अपने मंत्री कैसे होते थे। सीधी बात है, इसमें राजा और उसके मंत्री के बारे में पढ़ना है। राजा अपनी कमाई, अपना खर्चा कैसे चलाते थे, जनता से क्या लेते थे, जनता उसके बदले क्या देते थे। तो यहाँ राजा और मंत्री अर्थात मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे। यहाँ राजा कैसे बना, स्थायी कैसे हुआ, यहाँ अस्थायी राजा था, स्थायी कैसे हो गया। जैसे स्थायी हो जाएगा जनपद चालू हो जाएंगे, इस प्रकार महाजनपद आ जाएंगे, 16 महाजनपद, ठीक है। तो पहला बिंदु बात करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भौगोलिक क्षेत्र के बारे में कि जब मध्य एशिया से ऋग्वैदिक काल में आर्य आल्पस पर्वतमाला यूरेशिया नामक क्षेत्र से, रूस से, ईरान, इराक और अफ़गानिस्तान से सीधे भारत आए, पंजाब में निवास स्थान बनाया और इस प्रकार यहाँ से फिर कुछ समय बाद उत्तर वैदिक काल में और सदा नीरा पूर्व की ओर बढ़ गए। इस प्रकार उनका जो कहते हैं कि उनका जो जीवन था, कहते हैं उनका जो जीवन, प्रशासनिक जीवन था वो कैसे था, उनकी जो जीवन शैली थी। आपको आ जाए कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों की जीवन शैली कैसी थी। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की जीवन शैली कैसी थी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की जीवन शैली कैसी थी। तो मैंने आपको बताया ये घुमक्कड़ जीवन जीते थे, कबीले के रूप में रहते थे, अपने घोड़े पे सवार गायों को इकट्ठा करते हुए चलते थे। आज यहाँ, कल कहीं रुक जाएंगे, फिर वहाँ से वहाँ आगे बढ़ जाएंगे। ये घुमक्कड़ जीवन था इनका, भ्रमणशील जीवन था। भ्रमणशील इसका मतलब अस्थायी नहीं था, ठीक है। इनकी घुमक्कड़ जीवन शैली थी। और लेकिन यहाँ अर्थात ये अस्थायी जीवन था इनका, लेकिन यहाँ कैसे हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। अब यहाँ घुमक्कड़ जीवन खत्म हो जाएगा, सदा नीरा नदी के किनारे यहाँ पहुँचेंगे। उत्तर वैदिक काल में इनका स्थायी जीवन हो जाएगा और यहाँ ये अपना शासन चलाएंगे। तो यहाँ बात है इस समय की, जब ये ऋग्वैदिक काल में थे और यहाँ आए और कबीले के रूप में रहते थे, तो एक कबीला दूसरे कबीले से सहायता मांगेगा। जो बड़ा परिवार हुआ करता था
छोटे कबीले उनसे कहते कि आप हमारी गायों की सेवा करें, कि गायों को पनी चुरा ले जाता है। अब कहते हैं इनकी गायों को पनी चुरा ले जाते थे। तो ये आता है पनी कौन था। ऋग्वेदिक काल में, वैदिक काल में, दोनों काल एक ही चीज़ है, पनी शब्द का ही उपयोग हुआ है। तो गाय चोरों को, गाय चोर व्यापारी, कुछ ऐसे छोटे कबीले व्यापारी थे, वो गाय चोर लेते थे कि गाय की कीमत थी, वस्तु विनिमय का साधन था। यहाँ से गाय चुर जाती थी तो छोटे कबीले बड़े अपने कबीले से कहता, ये छोटा परिवार बड़े परिवार से बड़े कबीले से कहता कि आप हमारी रक्षा करें, हम आपको खाना पीना हम देंगे, हम आपको भेंट देंगे, लेकिन आप हमारी गायों की रक्षा करें और आप हमारी सहायता करें। इस प्रकार कहते हैं एक राज शासन प्रणाली, एक राजा शासन प्रणाली आएगी। इसी से उत्पन्न हुई गायों को रक्षा के उद्देश्य से। इस प्रकार कहते हैं जो अगला आपका जो बिंदु बनेगा, ये तो आपको कॉमन है ही है। अब क्या देंगे, तो अपनी गायों की सुरक्षा हेतु में हम आपको कर दिया करेंगे। अब वो कर कौन सा था, तो इन्होंने कहा, ऋग्वेदिक काल में छोटे कबीलों ने बड़े कबीलों से कहा आप हमारी सुरक्षा करें गायों चोरों से, और हम आपको एक बलि कर चर्चित है। अर्थात इस काल में प्रजा जो अपना राजा बनाएगी, राजा को स्वेच्छा से, अर्थात राजा का कोई दबाव नहीं, स्वेच्छा से भेंट। तो ऋग्वेदिक काल में प्रजा राजा को स्वेच्छा से जो भेंट देती थी उसे हम क्या कहते थे, उसे बलि कहते थे, एक तरह का कर। लेकिन स्वेच्छा, राजा प्रजा की इच्छा है दे दे, तो ये समय बलि कर एक अनियमित था, निश्चित नहीं था, अस्थायी था। लेकिन इस काल में अब राजा जबरदस्ती प्रजा से कर लेने लग गए। यहाँ सो प्रजा इच्छा से दे रही कि हमारी गायों की आप रक्षा करें, लेकिन यहाँ जैसे जनपद काल आएगा, जैसे जनपद का उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी अपनी चलाएगा, निरंकुश हो जाएगा, वो किसी की नहीं मानेगा। यहाँ तो प्रजा के हित में चलेगा, प्रजा चाहे जिसको राजा बनाए, प्रजा चाहे जिसको राजा ना बनाए, उतार दे। लेकिन यहाँ कहते हैं यहाँ राजा का पद जो है वंशानुगत हो जाएगा, और इस प्रकार कहते हैं यहाँ पे जो बलि कर था, अब यहाँ बलि कर एक नियमित कर हो जाएगा। यहाँ नियमित हो गया, वहाँ अनियमित था, लेकिन यहाँ कैसे हो गया अनियमित। अब क्वेश्चन क्या बन गया, प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला नियमित कर क्या कहलाता था। अर्थात यहाँ एक नियमित कर हो गया, यहाँ एक भेंट हो गई, गिफ्ट हो गई। यहाँ तो गिफ्ट दे रहे हमारी इच्छा जैसे लाम जैसे, यहाँ नहीं इतना लाएगा, और यहाँ कितना फिक्स कर दिया। और नियमित जो कर था 16वां भाग, वो कहते हैं तुम्हारी आय का, जितनी तुम आय कमाओगे, अर्थात जनपद राजा ने कह दिया जनता से, प्रजा से, जितनी तुम्हारी आय होगी वार्षिक आएगी उसका 16वां भाग आप मुझे जमा कराओगे। तो यहाँ फिक्स कर दिया, यहाँ कोई फिक्स नहीं था, यहाँ अनियमित था, दे जा भैया तेरी इच्छा है। लेकिन यहाँ अब राजा की इच्छा है इतना देगा, राजा की इच्छा कितनी होगी, या प्रजा की इच्छा चलती थी, यहाँ राजा अपने मनमानी करता था, 16वां भाग लेता था। ये कर हो गया। और इसी के तहत कहते हैं कि मुख्य कर जिसे कह सकते हैं, प्रमुख कर कह सकते हैं। तो प्रमुख कर तो आपको जाना वैदिक काल का जाए, ऋग्वेदिक काल का जाए, उत्तर वैदिक काल का जाए। वैदिक काल में कौन सा कर राजा लेता था प्रजा से, तो आपको बलि कर लिखना। और गायों को चुराने वाला पणी कहलाता था। ठीक है, पणी आगे बनिया बनेगा, जो आपको जनपद काल के बाद कहते हैं गुप्त काल मौर्य काल आगे बनिया बन जाए। लेकिन इस समय पणी चोर था, और काय का चोर, गाय चोर, गायों को चुराने वाला। इसकी रक्षा के लिए प्रजा ने एक मुखिया, एक जन से कहा, जो बड़ा कबीला था, कि आप हमारे राजा हो। और इस प्रकार कहते हैं यहाँ जो आपको शासन प्रणाली आएगी, ठीक है, शासन प्रणाली में राजा। और इस प्रकार प्रजा ने, तो छोटे जन ने, जो छोटे कबीले ने बड़े कबीले को अर्थात जन को और अपने राजा को क्या कहते थे, और राजा को कह दिया राजन। तो ये क्वेश्चन बन गया यहाँ।
कि ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था, तो आप ऐसे लिखने सीधे। तो ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या कहते थे। इस प्रकार प्रजा ने अपनी गायों की रक्षा के लिए और छोटा सा भेंट के रूप में स्वेच्छा से भेंट देते थे और इस प्रकार कहते हैं। और राजा को क्या कह दिया, तो राजा को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, राजन। यदि राजन ऑप्शन में ना हो तो आप लिखना जनस्य गोपा, अर्थात जन क्या, बहुत बड़ा कबीले का राजा, जनस्य गोपा। यदि दोनों आए हैं तो आपको राजन ही माना जाएगा। ठीक है, राजा कहने लगे, लेकिन यहाँ राजा अनेक राजा हुए, क्योंकि यहाँ जनपद बढ़ेंगे। यहाँ तो एक कबीला जो शासन करेगा, यहाँ अनेक कबीले, एक कबीले से हारेगा, दूसरा कबीला उससे संधि करेगा, हारेगा, संधि करेंगे और एक जनपद होगा। इस प्रकार राजा अनेक उपाधि धारण करते थे। यहाँ राजा केवल एक उपाधि धारण करता था ऋग्वैदिक काल में, केवल राजन की उपाधि। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आप जानते हो, मैंने आपको शासनकाल पहले लिखा दिया था। ऋग्वैदिक काल का मतलब है इतने समय के अंदर, और इस प्रकार ये घटना घटित हुई, राजा राजन कहलाता था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आएगा, अब राजा अनेक राजा होंगे, अनेक दिशाओं के राजा होंगे। इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण में राजाओं का नाम मिलता है। अब 4 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य। इस प्रकार यहाँ मैं आपको एक डायग्राम सा बनाऊंगा, तो आप यहाँ से ध्यान रखना इस डायग्राम को। अनेक उपाधियाँ, यहाँ राजा एक उपाधि ना करके अनेक उपाधि धारण करता था, अर्थात राजा को, डायग्राम यहाँ का यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, तो 4 दिशाएं होती थीं, जैसे उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम और मध्य। ये मध्य देश था, मध्य देश की बात कर रहे हैं। उत्तर देश है, अर्थात उत्तर दिशा की ओर देश। ये दक्षिण देश, दक्षिण दिशा, दक्षिण के राजा क्या कहलाते थे। और ये पूर्व के राजा, जो राजा शासन करते पूर्वी दिशा में, और पश्चिमी दिशा के राजा क्या कहलाते थे, ये आपको ध्यान रखना। मध्य के राजा को राजा ही कहते थे, ये ध्यान रखना। तो उत्तर वैदिक काल में राजाओं ने अनेक उपाधि धारण की। यहाँ तो ऋग्वैदिक काल में कोई सी दिशा का केवल राजन कहलाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजाओं ने अपनी दिशाओं के आधार पर अपनी अलग उपाधि धारण की। इस प्रकार कहते हैं मध्य देश का राजा राजा कहलाता था, लेकिन उत्तर देश का राजा, उत्तर दिशा में जो राजा था वह क्या कहलाता था, यहाँ तो क्या कहलाता है, राजा। ठीक है, और मध्य देश का जो राजा था वो विराट कहलाता था, अर्थात उत्तर देश का राजा, उत्तर दिशा में जो राजा शासन करता था उत्तर वैदिक काल में, वह विराट की उपाधि धारण करता था। ठीक है, और दक्षिण में जो राजा होता था वो सर्वराट की उपाधि धारण करता था। जो पूर्व दिशा का जो राजा होता था वो सम्राट की उपाधि धारण करता था। ठीक है, सुमिलित करने वाला क्वेश्चन बनता है। और पश्चिम दिशा की ओर जो राजा था, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर जो राजा था वो कौन सी उपाधि धारण करता था, तो जैसे आपको जाना सर्वराष्ट्र और स्वराष्ट्र, तो ये स्वराष्ट्र। और अब आ जाए, स्वराष्ट्र की उपाधि धारण करता था। और ये देश क्या कहलाता था, ये देश स्वराज कहलाता था। राज्य क्या कहलाता था, स्वराज। और यहाँ का राज्य ही कहलाता था। ठीक है, वैसे पूछ रही हैं आपको, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा इसलिए बता नहीं रहा, क्योंकि यदि पूछेगा, अभी तक आगे बढ़ा नहीं है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको नहीं बढ़ा रहा। नहीं तो इसमें क्वेश्चन आपको 3 बनते हैं, आप तो इतना याद कर लेने, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा और आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ का राजा राज्य का राजा कहलाता था। और विराट, जो बैराज्य नाम का साम्राज्य, बैराज्य कहलाते थे, वहाँ का राजा विराट कहलाते थे। यहाँ साम्राज्य का राजा सम्राट कहलाता था। यहाँ कहते हैं कि यहाँ के राज्य को भोज्य कहते थे, भोज्य राज्य का राजा सर्वराष्ट्र कहलाता था। यहाँ स्वराज्य था, यहाँ के राज्य क्षेत्र को स्वराज्य कहते थे, और यहाँ का राजा स्वराष्ट्र कहलाता था। एक बार दोबारा सुने, मध्य देश में जो मध्य राज्य था उसे राज्य कहते थे, वहाँ का राजा कहलाता था। उत्तर क्षेत्र में जो राज्य था राजाओं का वह बैराज्य कहलाता था, वहाँ का राजा विराट की उपाधि धारण करता था। पूर्व का जो राज्य था वह स्वराज कहते हैं,
साम्राज्य कहलाता था वह क्षेत्र साम्राज्य कहलाता था, और साम्राज्य के अलावा सम्राट की उपाधि धारण करता था। और दक्षिण में जो राज्य था वह भोज राज्य कहलाता था, और भोज राज्य का राजा सर्वराष्ट्र की उपाधि धारण करता था। और पश्चिम में जो राज्य था वह स्वराज्य कहलाता था, और स्वराज्य का राजा स्वराष्ट्र की उपाधि या सर्वराष्ट्र स्वराष्ट्र विराट सम्राट, ऐसे ध्यान रखना। तो ये आपको ध्यान रखने, बाकी और भी हैं, मैं आपको तो ऐसे मौके बता दूं। जो विराट का राजा था, विराट जो उपाधि धारण करता वह राजा पुरुष में यज्ञ करता था, ये सर्वमेघ यज्ञ करता था, ये आपका वाजपेयी यज्ञ करता था, ये राजा अश्वमेघ यज्ञ करता था, ये राजसू यज्ञ करता था। तो ये 3 चीज़ें, और कहते हैं चारों दिशा और 5 के इनके अलग अलग राज यज्ञ हुआ करते थे। और यज्ञ का उल्लेख भी आपको गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दे रखा है, लेकिन उपाधियाँ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, इसीलिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ पूछा जाता है। तो शतपथ ब्राह्मण की ध्यान रखना, ये बात है, ठीक है। तो ऐसे करके राजा, तो ऋग्वेदिक काल में राजा क्या कहलाता है? राजन कहलाता है। उत्तर वैदिक काल में राजा अनेक उपाधियां धारण करता था। इस प्रकार मध्य देश का राजा राजा की उपाधि धारण करता था, उत्तर देश का राजा विराट की उपाधि धारण करता था, पूर्व देश का राजा सम्राट की उपाधि धारण करता था, दक्षिण देश का राजा सर्वराष्ट्र की उपाधि धारण करता था, और पश्चिम देश का राजा किसकी? स्वराष्ट्र की उपाधि धारण करता था। क्लियर? शायद समझ में आ गया आपको, ऐसे याद कर लेना इनको। अब कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं, और एक तरह की शासन प्रणाली आ गई, अर्थात अब तक कोई शासन नहीं करता था, लेकिन अब शासन प्रणाली आएगी, ठीक है। तो अब कितने बिंदु हो गए? 3 बिंदु हो गए शायद। अब आपका चौथा बिंदु जो अंतर है, अब इस प्रकार शासन प्रणाली बात करेंगे, प्रशासनिक प्रणाली या शासन प्रणाली। अब क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेदिक काल में शासन प्रणाली कैसी थी? जैसे वर्तमान में भारत की शासन प्रणाली कैसी है? लोकतंत्रात्मक, जनतंत्रात्मक, गणतंत्र कह सकते हैं। लेकिन आज़ादी से पहले कैसी थी? राजा शासन करते थे, राजा का बेटा ही राजा बनता था, तो वो कैसी थी? राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक थी। तो ऋग्वेदिक काल में प्रजा ने ही एक कबीले को राजा बनाया, जो बड़ा कबीला था, जन था, उसको राजा बनाया था। इस प्रकार राजा कहते हैं प्रजा चुनती थी। इसलिए ये ऋग्वेदिक काल की जो शासन प्रणाली है वो कैसी थी? जन या प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक एक चीज़ है। तो जनतांत्रिक अर्थात जन का मुखिया, इसलिए हमने शब्द लिया, जन का मुखिया बनेगा। तो जन अर्थात कबीले अपने एक जन को एक जनतांत्रिक, जिसे लोकतांत्र कह सकते हैं, और इस प्रकार इसे गणतंत्र कह सकते हैं, अर्थात प्रजा के द्वारा निर्वाचित होना। तो यहाँ राजा प्रजा द्वारा, यहाँ राजा कैसे बन रहा है? प्रजा के द्वारा बन रहा है। लेकिन यहाँ अब राजा कहता है कि मेरा छोरा ही राजा बनेगा। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इस प्रकार यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही, अर्थात राजा का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। यहाँ राजा का चुनाव होगा, गणतंत्र का यहाँ चुनाव होगा, प्रजा चुनेगी। लेकिन यहाँ राजा का लड़का राजा, अर्थात राजा कैसे बनता था? राजा का पुत्र राजा, स्थायी हो गया। तो यहाँ राजा का पद स्थायी हो गया, राजा का पद अस्थायी था। प्रजा राजा को कभी भी हटा सकती थी। यहाँ कहते हैं राजा अपने अपनी चलाता था, राजा अपना बेटे को राजा बनाता था। इस प्रकार ऋग्वेदिक काल की शासन प्रणाली जनतांत्रिक है, जबकि उत्तर वैदिक काल की शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आपको सीधे बनता है। अब इससे क्या हुआ? ठीक है भाई, राजा अस्थायी हो गया, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बाद में स्थायी हो जाएगा। इसलिए युद्ध होंगे। महाभारत के युद्ध और क्यों हुआ था? इसी कारण हुए थे। महाजनपद के युद्ध इसी कारण हुए थे। यहाँ स्थायी राजा थे, प्रजा का डर था राजा को, कल मुझे प्रजा उठा देगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला। अब राजा कहता था यहाँ का भी राजा भाई मेरी सहायता काजें, यहाँ मुझे सहायता प्रजा से कहता है, मेरी सहायता के लिए मंत्री होने चाहिए। यहाँ भी राजा अपनी सहायता के लिए स्थायी मंत्री रखेगा। यहाँ अस्थायी मंत्री थे, मंत्री सेम वही थे, वही नाम था, कोई नाम चेंज नहीं है। अब है कहते हैं कि मंत्री,
तो कहते हैं कि वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए 12 मंत्री होते थे। इन 12 मंत्री हैं, ऋग्वेदिक काल में भी 12 थे और उत्तर वैदिक काल में, यहाँ कोई चेंज नहीं है, ठीक है। 12 मंत्री हुआ करते थे और इन मंत्रियों को क्या कहते थे? तो 12 मंत्री को सामूहिक रूप से राजा की जो सहायता, इसमें अर्थात मंत्री परिषद है कि सीधी बात है, इस राज्य की मंत्री परिषद होती है, केंद्र की मंत्री परिषद होती है। ऐसे 12 मंत्रियों का समूह होता था जिसमें राजा भी इसमें भी सम्मिलित था। राजा सहित 12 मंत्री होते थे, जिसे मंत्री परिषद कह सकते हैं। और मंत्री, इन 12 मंत्रियों को क्या कहा गया ऋग्वेद में या उत्तर वैदिक काल में? तो ऋग्वेदिक काल में मंत्रियों को कहते हैं, क्या कहा जाता था? तो रत्नी कहते थे। और इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में भी 12 मंत्री थे और इन्हें भी क्या कहा गया है? रत्नी कहा गया है, ठीक है। लेकिन यदि ग्रंथ का नाम पूछ रहे 12 मंत्रियों को सबसे पहले सर्वप्रथम रत्नी कहा, तो सर्वप्रथम रत्नियों का उल्लेख वही शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसलिए चर्चित है ये ब्राह्मण, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 12 मंत्रियों को रत्नी कहा गया। लेकिन आपको ध्यान रखना, एक और पंचावेश या पंचावेश आता है, पंचवेश या पंचावेश, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ आता है। तो इस पंचावेश ब्राह्मण ग्रंथ में और इन 12 रत्नियों को वीर कहा गया है, वीर कहा है। किनमें? इन 12 मंत्रियों को वीर कहा गया है। तो 12 मंत्रियों का सबसे पहले उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। या 12 मंत्रियों को वीर किस ग्रंथ में कहा गया? पंचावेश या पंचावेश ब्राह्मण ग्रंथ में। ये चीज़ याद रखना। अब 12 मंत्रियों में राजा का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा का प्रमुख पदाधिकारी था, तो पुरोहित आंसर करना है। तो आपके 12 मंत्री कैसे थे? तो मैं आपको 12 मंत्री आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो केवल राजा और राजा की रानी दो तो ही है। राजा की जो पटरानी हुआ करती थी, मुख्य रानी होती थी, वह इन मंत्रियों में आते थे। तो 12 मंत्रियों में स्वयं राजा आता था, इन 12 में मंत्री परिषद में। और राजा के दरबार में या सिंहासन के पीछे या साइड में या पर्दा में एक महारानी बैठती थी, केवल एक महारानी, जिसको पटरानी की उपाधि महिषी कहलाती थी, वो पटरानी कहलाती थी। मुख्य रानी को पटरानी कहते थे। तो पटरानी भी मंत्री में आती थी और पटरानी को महिषी की उपाधि दान की थी। आपने देखी हो ऋग्वेदिक काल में राजा जनक की कहानी देखी हो, जब राम और चारों भाई शादी करने गए थे और उसमें आपने देखा होगा कि इसकी जनक की जो पत्नी थी वो साथ में बैठती, वो पटरानी के रूप में थी। ऐसे ही कहते हैं कि राजा दशरथ की जो पटरानी थी वो कौन थी? कैकेयी थी, शासन में बैठती थी। कौशल्या नहीं थी पटरानी, कैकेयी थी, उसे महिषी की उपाधि दानी थी। तो महिषी की उपाधि अर्थात 12 मंत्री में दूसरा सबसे बड़ा, राजा स्वयं सबसे बड़ा वरिष्ठ मंत्री कौन था? राजा था, उसकी नीचे पटरानी और इनके नीचे अर्थात मुख्य पदाधिकारी हो गया, और ये तो अपने परिवार के हो गए, और वो था पुरोहित। और पुरोहित हमेशा ब्राह्मण था और ये वंशानुगत पद था, अर्थात ब्राह्मण का लड़का ही आगे उस पद को संभालेगा, ये वंशानुगत पद हुआ करता था, ठीक है। और अस्थायी थे, लेकिन ये पुरोहित था। अब आपको यदि पूछे 12 मंत्रियों में 3 मुख्य में आपको बता रहा हूँ, इन 12 मंत्रियों में इन दोनों के अलावा एक तो हो गया पुरोहित, मुख्यता योग वंशानुगत हो गया। दूसरा इसके बाद जो मुख्य था वो सेनानी था, सेनापति हो गया। इसके बाद जो मुख्य था वो ग्रामणी था, ग्रामणी, ठीक है। और कहते हैं आर्य कबीले का लड़ाकू नायक, ये लड़ाकू नायक था, आर्यों का लड़ाकू नायक। आ जाए, आर्यों का लड़ाकू नायक किसे कहा जाता था? ग्रामीणी, जो आगे सरपंच के नाम से चर्चित होगा, लेकिन इस समय ये इसमें था। अब क्वेश्चन आपको आ जाए ऋग्वेदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में आ जाए, तो ऋग्वेदिक काल का ये क्वेश्चन सर आ चुका है। ऋग्वेदिक काल का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
ऋग्वैदिक काल का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी था पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, वाजपति गायों को, ठीक है, गायों का रक्षक जो मंत्री होता था वो वाजपति, मंत्री में नहीं था, वो वाजपति था। ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। तो ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कहते हैं राज्य का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था, तो आपको पुरोहित करना है। इस प्रकार अन्य और मंत्री होते थे, 2 मंत्री हो गए, 5 हो गए, बाकी आपके अन्य हैं, तो आपको याद नहीं करने हैं। आप राजा के बाद पटरानी, पटरानी के बाद पुरोहित, पुरोहित के बाद सेनानी, सेना के बाद ग्रामीण, 3 मुख्य सेनानी, 3 मुख्य पदाधिकारी क्रम से ये थे। तो राजा की सहायता के लिए 3 मुख्य पदाधिकारी थे, पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी, ठीक है। तो ऐसे करके ये आपका यहाँ क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा, दोबारा सुनो, इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा। वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में मंत्रियों को कहा जाता था रत्नी। इनकी कितनी रत्नी होते थे, 12 रत्नियों का उल्लेख सबसे पहले कौन से ग्रंथ में मिला, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। 12 मंत्रियों को वीर कहा गया, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में, पंचाविश ब्राह्मण ग्रंथ में। और ऋग्वैदिक काल का, वैदिक काल का तो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था, मुख्य पदाधिकारी क्या कहलाता था, पदाधिकारी, मुख्य पदाधिकारी भी कह सकते हैं, मुख्य पदाधिकारी क्या कहलाता था, तो आपको पुरोहित आंसर करना है। पुरोहित की बात सेनानी, सेना के बाद ग्रामीण, क्रम से 3 पदाधिकारी को नाम बताइए, तो पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी, ठीक है। और पटरानी जो राणा, मुख्य रानी होती थी, उससे कौन सी उपाधि दी जाती थी, महिषी की उपाधि दी जाती थी। पुरोहित का पद केवल इसमें वंशानुगत था और मंत्रियों को उठाया जा सकता था। आर्यों का लड़ाकू नायक किसे कहा जाता है, ग्रामीणी को। ऐसे करके ये हुआ। और इस प्रकार राजा और राजा की सहायता के लिए मंत्री, तो कुल मंत्री परिषद में 12 मंत्री, जिसमें राजा भी स्वयं इसी में आता था। अब बात करते हैं आगे, ठीक है भाई, राजतंत्र चल गया। अब राजा कौन बनता था, प्रशासनिक, कहते हैं ये तो शासन प्रणाली हो गई, प्रशासन राजा हो गया, शासन प्रणाली हो गई, और मंत्री हो गए राजा की सहायता के लिए, मंत्री हो गए, शासन मंत्री हो गए, मंत्री परिषद हो गई, एक तरह की मंत्री परिषद कह सकते हैं इसे। 12 मंत्री होते थे मंत्री परिषद में, ठीक है। अब मंत्री परिषद का हमने उल्लेख कर लिया। अब कहते हैं, अब क्वेश्चन आ जाए, ऋग्वैदिक काल का या उत्तर वैदिक काल का प्रमुख कबीला कौन सा था, जो मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ कबीला आपको बता रखा है, वहाँ देख लेना। तो यहाँ विशेष करके मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह है ऋग्वैदिक काल की प्रशासनिक इकाई, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। इस प्रकार यहाँ अगला जो क्वेश्चन बनेगा हमारा प्रशासनिक जीवन में, 6वां बिंदु बनेगा, वह बनेगा प्रशासनिक इकाई। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या आएगा, ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई, ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई, उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई और सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई। तो यहाँ पे प्रशासन अब कैसे है, तो कहते हैं कि राजा, जो राजा होता था जन से बनता था, बड़ा कबीला बनता था, बड़े कबीले को जन कहते थे। इस प्रकार प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई, प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी वो जन थे। और जन किन में बटा हुआ था, विष में बटा हुआ था। विष किस में बटा हुआ था, विष ग्राम में बटा हुआ था। और ग्राम किन में बटा हुआ था, कुल, अर्थात बड़ा परिवार क्या कहलाता था, कुल। क्योंकि संयुक्त परिवार था, बड़ा परिवार रहते थे, अर्थात बड़ा परिवार का 3 पीढ़ी, दादा, पिता और आप, 3 पीढ़ी तक ये बड़ा संयुक्त परिवार कहलाता था। आज तो एकल परिवार की हिंदुस्तान अपनी एकल परिवार की ओर जा रहा है, लेकिन अब भी संयुक्त परिवार है प्राय। तो कहते हैं कुल। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल की प्रशासनिक इकाइयाँ कितनी थी, ठीक है। प्रशासनिक संस्था अलग है, ये प्रशासनिक इकाइयाँ 4 थी। ये ध्यान रखना, केवल 4 याद रखना, जन, विष, ग्राम और कुल। अब जन का कई बार उल्लेख है, 275 बार ऋग्वेद में, विष का 170 बार, ग्राम का 13 बार। इसका कहते हैं नाम मात्र, कोई फिक्स नहीं है, कभी कुल दे दिया कभी परिवार दे दिया, तो कहते हैं लगातार इसका कोई फिक्स नहीं है। तो इस प्रकार कहते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अब जन का मुखिया मैंने कहा राजन कहलाता था, लेकिन यहाँ आपको मेन तो राजन है, जिसे जनस्य गोपा भी कहते थे, जनस्य
गोपा का मतलब गाय, तो गाय की रक्षा के लिए। और लेकिन प्राय राजा उपाधि ऋग्वेदिक काल में राजन की उपाधि दान करता था। आया है कि ऋग्वेदिक काल में राजा कौन सी उपाधि दान करता था, आपको दोनों आया तो आपको राजन करना है। ठीक है, तो जन का मुखिया जन से गोपा कहलाता था, विष का मुखिया विषपति कहलाता था, गांव का मुखिया, अब आपको यहाँ पे जाना है ग्रामणी, ग्रामणी, ग्राम डी करना है बस, ग्रामीणी भी हो सकता है, ग्रामिकी भी हो सकता है, ग्रामिक हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना वो गलत होंगे तो आपको ग्रामीणी करना है। तो ऋग्वेदिक काल में सरपंच को क्या कहा जाता था, ये सरपंच ही तो है वो गांव का मुखिया, तो ऋग्वेदिक काल में सरपंच को ग्रामीणी कहते थे, ग्रामणी। ठीक है, और कुल का मुखिया कुलिप या कुलपा या गृहपति, जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य अर्थात पिता, जो पिता होता था, मुखिया होता था, दादा भी हो सकता है, जो भी मुखिया होता था वह कुलपा होता था। बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था, कुनवा कहते हैं, बड़ा हमारा तो इतना बड़ा कुनवा है, अब तो कुनवा अलग है होगा आपके गांव में देखना, लेकिन पहले एक ही गांव घर ही रहे तो 3-4 चूल्हे जलते, तो वही सिस्टम था यहाँ परिवार। आज तो परिवार रहे हो बस, मैं और मेरी बीवी और बाल बच्चा, लेकिन पहले कुनवा था, वही कुल है। कुनवा को कबीला, कबीले के रूप में कहते, छोटा कबीला ये बड़ा कबीला था, ये सबसे बड़ा कबीला, ये छोटे छोटे कबीले, ऐसे करके। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, कुल के बाद कहते हैं कुल सबसे छोटी इकाई हो गई, फिर बातें बढ़ी, फिर बातें बढ़ी, फिर बातें बढ़ी, अब जन आपस में लड़ने लगे। जैसे भरत जन है, अब भरत किससे संधि कर लेगा, पुरु से कर लेगा, और क्या बन जाए, पुरु जनपद। और इस प्रकार कहते हैं यहाँ जनपद प्रणाली आ गई, तो यह आपको ध्यान रखना, और इसका केवल एक बार उल्लेख है। अब आपको क्वेश्चन आ जाए, ऋग्वेदिक काल में प्रशासनिक किस इकाई का उल्लेख नहीं है, तो वो क्या करता है, इन चारों में से 3 और 1 रख देगा, जन। ध्यान रखना, जनपद का ऋग्वेदिक काल में कोई उल्लेख नहीं है, ये उल्लेख कहाँ आता है, उत्तर वैदिक काल में एक बार मिलता है, एक बार। दूसरा, आगे फिर राष्ट्र बनेंगे, बहुत बड़ी सौराष्ट्र प्रांत, बहुत बड़े सौराष्ट्र प्रांत तभी तो चर्चित हुए थे, ऐसे मध्य प्रांत तो बाद गए। आपको जानना, आपको विशेष करके एग्जाम की दृष्टि से ये याद रखना है कि जनपद का उल्लेख ऋग्वेदिक काल में नहीं था, उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वेदिक काल में 4 प्रशासन इकाइयाँ थीं, इकाई छोटी सबसे बड़ी इकाई, तो आपको बड़ी इकाई पूछे तो आपको बड़ी इकाई क्या करना, नंबर 1 पे वो बड़ी इकाई है, और छोटी इकाई पूछे तो कुल है। यदि कुल ऑप्शन में ना हो तो आपको परिवार आएगा एक बार। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या बनेगा, ऋग्वेदिक काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जन, जन का मुखिया क्या कहलाता था, जनस्य कोपा कहलाता था, जिसे राजन भी कहते थे। विष का मुखिया विषपति, ग्राम का मुखिया ग्रामीण और ग्रामे, और कुल का मुखिया कुलिप। या क्वेश्चन बने, कुलों का समूह क्या कहलाता है, ग्राम, ग्राम का समूह क्या कहलाता है, विष, विष का समूह क्या कहलाता है, जन, और जनों का समूह जनपद। तो जनों का समूह तो था नहीं, यहीं तक सीमित था, अस्थायी राजा था सबसे बड़ी। और यदि एक क्वेश्चन आपको किताब में घुमा के दे दें, ग्राम के समूहों का समूह, देखो क्वेश्चन क्या है, ग्राम के समूहों का समूह जन कहलाता है। जो कल मैंने आपको आंसर डाला था वीडियो अपने फेसबुक पे, आईडी पे, तो आपको यही क्वेश्चन था, ग्राम के समूहों, तो ग्राम का समूह क्या, बेस, ग्राम के समूहों का समूह जन आंसर था उसका, तो उसका आंसर क्या है, जन। क्वेश्चन दोबारा सुने, ग्राम के समूहों का समूह क्या कहलाता है, जन कहलाता है। तो ऋग्वेदिक काल की सबसे बड़ी इकाई जन, सबसे छोटी इकाई कुल, और परिवार एक संयुक्त परिवार, एक बृहत परिवार हुआ करता, बहुत बड़ा परिवार, ठीक है, हुआ करता था। बृहत परिवार संयुक्त परिवार की दृष्टि से बहुत बड़े क्षेत्र में एकल परिवार नहीं था, संयुक्त परिवार था, बहुत बड़ा परिवार था। इस प्रकार जन का उल्लेख हुआ। अब आपको आ जाए महत्वपूर्ण जन, महत्वपूर्ण कबीला, मुख्य कबीला क्या था, ये मैंने आपको बता दिया है। दोबारा जैसे यही बात चल रही है प्रशासनिक इकाई के, तो मुख्य कबीला या मुख्य जन या मुख्य जनपद। तो मुख्य जन क्या था, तो जैसे अगला बिंदु बनेगा, ऋग्वेदिक काल में मुख्य जन क्या हो गया,
तो मुख्य जन एक ही बताया था मैंने, बार बार आ रहा है, भरत जन था सबसे, भरत कबीला, ठीक है, भरत कबीला था। और पुरु कबीले से उसका युद्ध हुआ, दसरा युद्ध हुआ था, मैंने कहानी बताती थी। तो भरत कबीला था और इस समय सबसे बड़ा कबीला, जो मुख्य कबीला माना गया, जो सबसे बड़ा है आर्य सभ्यता का, कि ठीक है, आपका मुखिया कहलाता है। और इस प्रकार यहाँ आपको नंबर 1 पांचाल करना है। पांचाली यही देश की, छोटा था कुरु जनपद, ठीक है। और कुरु किससे बना था? जब भरत आपस में संधि और कुरु आपस में संधि कर लेंगे तो कुरु आ जाएगा। तो पांचाल और कुरु जनपद था। और मगध जनपद भी यहीं आ जाएगा। मगध के जनता को व्रात कहते थे, मगध की यहाँ पे कहा गया। इस प्रकार भरत कबीला या भरत जन सबसे बड़ा जन था इस समय, ये ध्यान रखना। अब लास्ट में टॉपिक रह गया है कि प्रशासनिक इकाई हो गई या प्रशासनिक संस्था, अर्थात एक मीटिंग हुआ करती थी, कोई समस्या आ जाती थी, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, दार्शनिक, कोई विवाद या कोई धन बंटवारा लेकर के, तो मीटिंग हुआ करती थी। तो उन संस्थाओं को, जैसे लोकसभा राज्यसभा होती है, कानून बनते थे, उस समय भी ये संस्थाएं थीं। तो इन संस्थाओं में तो क्वेश्चन आता है। तो अब आपका जो 8वां बिंदु है वो प्रशासनिक संस्थाएं, ठीक है। तो फटाफट लिखें, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी स्क्रीन टॉप ले लें। इसमें देखिए, बात करें तो 8वां बिंदु क्या हो गया? प्रशासनिक संस्थाएं, ठीक है। जो 8वां बिंदु है प्रशासनिक संस्थाएं, 8 अंतर, ये दूसरी सारणी आपकी यहाँ है। अंतर के आधार पे ऐसे करके 5 सारणियाँ आपको बनवाई जाएंगे। इससे क्या, जितना भी तर्क वितर्क का जो हमारा क्वेश्चन होता है, उत्तर वैदिक काल में क्या था, इस स्थिति में दक्षिण में क्या था, वो सब आपको यहाँ आ जाएंगे। तो आपकी ये दूसरी सारणी ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल की एक अंतर सहित बन रही है। इससे क्या आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यदि हम अलग अलग समझा देते तो कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाता है, इसलिए हम इनको सारणी के द्वारा समझा रहे हैं। अब देखिए आगे, तो प्रशासनिक संस्थाएं, प्रशासनिक संस्था का मतलब है कि कोई विवाद, कोई चर्चा के लिए कौन सी संस्थाएं हुआ करते थे। एक अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में अक्सर इसमें से पूछा जाता है, एसएसटी सेकंड ग्रेड में ये टॉपिक। अब देखो, एसटी रीट में तो समाज पर विशेष ध्यान, राजनीतिक संस्था बताई थी, क्यों वो आपको दे रखी हैं आपके टॉपिक में। अब ऋग्वैदिक काल में प्रशासनिक संस्थाएं, परिवार दे रखा है, L1 में भी दे रखा है, L2 में, वही आपको ये पूरी सारणी पढ़नी है ध्यान से। और समाज, सामाजिक व्यवस्था कराऊँ, वो आपको ध्यान से पढ़नी है। अब ऋग्वैदिक काल के प्रशासन में 3 संस्थाएं और प्लस 1 4 संस्था, 3 महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले थी वेदत, एक संस्था, दूसरी थी सभा और तीसरी सी समिति। केवल आपको थोड़ा सेकंड ग्रेड लेवल तक समझाऊंगा, फर्स्ट ग्रेड तक क्यों काफ़ी समय चाहिए इसको समझाने के लिए। केवल आपको सेकंड ग्रेड तक थोड़ा सा 90% ये टॉपिक समझा रहा हूँ, जो आपके पेपर में आ जाएगा। विदेश सभा और समिति थी। और इस प्रकार कहते हैं 4थी संस्था भी आपको यहाँ गण आएगी। तो गण व्यवस्था यहीं आई थी और यहाँ गोत्र व्यवस्था आ गई थी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, गण व्यवस्था या गण संस्था या गण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में उत्पत्ति हुई और उत्तर वैदिक काल में गौण व्यवस्था, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा याद करना है। अब लेकिन हमें ऋग्वैदिक काल में 3 संस्थाएं थीं, वेदस सभा और समिति, जबकि उत्तर वैदिक काल में वेदस संस्था का पतन हो गया, अस्तित्व खत्म हो गया। तो निम्न में से उत्तर वैदिक काल में किस संस्था का कहते हैं पतन हो गया? तो ऐसे वेदस सभा समिति ऐसे ऑप्शन में आएंगे। गणित भी तो लगातार रहा था, तो कहते हैं कि वेदस संस्था खत्म हो जाएगी, केवल कह जाएंगी 2, सभा और समिति, ये 2 रह जाएंगे। अब लेकिन ये क्या था, ये क्या थी और क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनका 122 बार ऋग्वेद में उल्लेख है, सभा का 8 बार उल्लेख है और समिति का 9 बार उल्लेख। ये ध्यान रखें कै बार उल्लेख है कुछ सभा समिति। अब ये महत्वपूर्ण संस्था थी। सीधी आ जाए, ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी? तो आपको वेदत
और यदि आ जाए कि ग्राम संस्था कौन सी थी तो सभा करनी है। यदि आपको केंद्रीय संस्था आ जाए तो आपको समिति करनी है। अभी बताऊंगा क्या है। इनकी तुलना राज्यसभा जो हमारा ऊपरी सदन होता है, केंद्रीय की लोकसभा जो निम्न सदन होता है, उससे तुलना की गई है। अब देखो क्या था ये क्या करते थे, जैसे कोई समस्या उत्पन्न होगी धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक चर्चा या कोई धन बंटवारे को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो यहाँ विधत में पुरुष और महिलाएं भी आती थी, सब मंत्री आते थे, जो विशेष थे वो बैठते थे और इस प्रकार कहते हैं अपने बहुमत से इसे पारित करते कि भाई धन का कितने मंत्री को कितना देना चाहिए, कितने राजा को कितनी लेना चाहिए। तो इनका काम ये था। इनका काम क्या था, ये वृद्ध जन थे, ये बुद्धि जन थे, श्रेष्ठ जन थे, कुलीन जन थे, अभिवाद जन थे, तो अभिवाद संस्था कहते हैं। इसमें क्या होता था, इनमें किसकी चर्चा होती थी, इसमें चर्चा होती थी चारागाह। चारागाह का जो अधिकारी था, मुखिया था, वाजपति कहलाता था। तो चारागाह को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न हो जाता या कोई कहते हैं धर्म को लेकर के विवाद या न्याय, तो न्यायिक चर्चा हुआ करती थी और चारागाह संबंधी चर्चा, चारागाह संबंधी विवादों का निपटारा इसमें होता था। यहाँ में भी स्त्री पुरुष भाग लेते थे। यहाँ बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे, यहाँ भी बहुमत के आधार पर निर्णय दिए जाते थे। बहुमत जिसका है ठीक है भाई इतना कर दो, छोड़ो। अब समिति क्या आती, ये राजा चुनती थी, कहते हैं यहाँ राजा चुनती थी, यहाँ राजा चुनती थी, राजा का निर्वाचन समिति करती थी। लेकिन राजा पर नियंत्रण दोनों रखते थे, राजा पर नियंत्रण रखने वाली समितियाँ, तो ये राजा पे दोनों नियंत्रण रखती थी। लेकिन राजा का चुनाव कौन करती, समिति, क्योंकि ये जनता थी, जनतंत्र व्यवस्था थी, जनतंत्री संस्था थी, ठीक है, आम जनता थे। और इस प्रकार राजा का चुनाव जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा से होता है, लोकसभा बहुमत से, और राज्यों में विधानसभा के बहुमत से मुख्यमंत्री का होता है, बिल्कुल ये व्यवस्था थी। ये निर्णय कैसे करते थे, ये सर्वसम्मति से करते, सभी समिति सर्वसम्मति से करते थे, ये दोनों बहुमत से करते थे निर्णय, ये सर्वसम्मति से करते थे। इस प्रकार यहाँ कोई दार्शनिक या राजनीतिक, देखो राजनीतिक और दार्शनिक विवाद उत्पन्न हो जाए समिति करेगी, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक विवाद उत्पन्न हो जाए या आपका कोई सैन्य विवाद उत्पन्न हो जाए तो विधत करेगी। यहाँ कहते कि यहाँ केवल चारागाह संबंधी और न्यायिक संबंधी विवाद का निपटारा होता था, यहाँ राजनीतिक और दार्शनिक संबंधी विवाद का निपटारा होता था, ठीक है। तो ये है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कहते हैं विधत जो संस्था थी उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो विधत का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। तो विधत का सबसे पहले उल्लेख ठीक है ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कौन सी संस्था का पतन हो गया, अस्तित्व खत्म हो गया, विधत का। लेकिन उत्तर वैदिक काल में किसे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो कहते हैं अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है, और कौन से, अथर्ववेद में, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या आएगा, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है, सभा और समिति को, किसमें, अथर्ववेद में। गोत्र व्यवस्था कब आई, उत्तर वैदिक काल में। गण व्यवस्था कब आई, और कहते हैं 40 बार ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। ऐसे करके ये हमारी प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, ठीक है। यहाँ के समिति के जो सभापति, समिति का जो अध्यक्ष या मुखिया होता था उसे ईशान कहते थे, और सभा की सभापति कहते थे। इसका कोई इतना उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये आपके जो ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल की जो तालिकाबद्ध या कहते हैं अंतर के आधार पर हमने कौन सा टॉपिक समझाया, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक जीवन हमने समझा दिया। अब आपको आगे सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन, ठीक है, 3 टॉपिक रह गए। तो राजनीतिक जीवन तो हमने समझा दिया। तो अब आपको धार्मिक जीवन रह गया है, सामाजिक जीवन रह गया है। तो ये आपको समझाने अगले वीडियो में। अगले वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, ठीक है। पुनः आपका स्वागत करेंगे अगले वीडियो में।